हाँ रावत जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं भाई, कैसी चल रही पढ़ाई? अब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हम जेनेटिक और इसकी ओर चलते हैं। ठीक है, क्या पढ़ें बताओ आज? जेनेटिक इनहेरिटेंस की ओर चलें? क्लासिफिकेशन हमने कर लिया। ठीक है, टेक्सोनॉमी पढ़ ली। जितना आने वाला है वो पढ़ लिया हमने। इससे बाहर नहीं आए, इन्हीं में से आना है। अब इनहेरिटेंस को देखते हैं थोड़ा सा। जेनेटिक 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 की ओर चलते हैं भाई, बताओ यस नो। हाँ, थर्ड कौन जुड़ गए हैं? तिससे भी कोई जुड़े हैं भाई? भट जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं भाई आप लोग? देखो, जेनेटिक का अध्ययन करेंगे अब हम शुरुआत से, जितना जितने दिन भी चलेगा, जितना होगा उतना हम इसको जेनेटिक पढ़ेंगे। ठीक है, बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। कविता जी ने कल एक पेपर भेजा है, अभी मैं उसे देख नहीं पाया हूँ। आज देखूंगा, आज टाइम है, कल संडे था तो उसको भी हम बीच बीच में उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भट्टी। जेनेटिक किससे कहते हैं? बहुत बेसिक बेसिक से जाना है आपने। मेन एक चीज रहता है कि आप लोग या कोई भी जब तैयारी करता है तो वो ये समझता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ को पढ़ लिया जाए, ऐसा आएगा। हम तो लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं या हम तो नेट की तैयारी कर रहे हैं, बहुत हार्ड आएगा। ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चंस बेसिक से उठ के बनते हैं। बेसिक भी आता है, मिडिल से भी आएगा, कुछ हार्ड क्वेश्चन भी आएंगे। तो जब आप बेसिक से पढ़ के हुए ऊपर को चलेंगे तब हार्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो पाएंगे। अगर हम नेट की बात करें तो 4 से 6 क्वेश्चन इस जेनेटिक से बनते हैं। नेट की मैं बात कह रहा हूँ, CSIR नेट। लेकिन आपका जो लेक्चरर का बनेगा, उस लेक्चरर में कम से कम यहाँ से 12 या 14 से लेकर के 16 क्वेश्चन तक बनने चाहिए मेरे हिसाब से इस जेनेटिक्स, पूरे इनहेरिटेंस से 12 से 16 क्वेश्चन बनने चाहिए कम से कम। 10 से 16 तब भी मानो, 12 से 16 इतने क्वेश्चन यहाँ से। नेट से 4 से 6 क्वेश्चन बनते हैं, सब मिलाकर, बड़े छोटे सब। अच्छा, जेनेटिक क्या चीज है बताओ? जेनेटिक का अध्ययन जो करते हैं हम, दो चीजों के लिए विशेषकर। ठीक है, पहला हम कहते हैं इनहेरिटेंस, दूसरा हम कहते हैं वेरिएशन। और दूसरा कहते हैं वेरिएशन। बताओ तो दोनों वर्ड में क्या डिफरेंस है? एक तो वेरिएशन कह दिया और एक कह दिया इनहेरिटेंस। जेनेटिक आनुवंशिकी की बात करें, आनुवंशिकता, आनुवंशिकता का अध्ययन आनुवंशिकी में करेंगे। ठीक है, इनहेरिटेंस का अध्ययन हम किस में करेंगे? जेनेटिक्स में। आनुवंशिकी का अध्ययन, आनुवंशिकता का अध्ययन आनुवंशिकी में करेंगे। ठीक। अब जब जेनेटिक्स हम पढ़ते हैं तो जेनेटिक्स में हम दो चीज देखते हैं, एक तो इनहेरिटेंस और एक वेरिएशन। इनहेरिटेंस का मतलब होता है, देखो ध्यान से सुनना इन चीजों को, छोटी छोटी चीजें हैं और आपको सबको आती होंगी ये चीजें, आपको लग रहा होगा हमको ये सब चीजें आती हैं। ठीक है, आता होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसको एक फ्रेम में लाओ। ठीक। जेनेटिक का मतलब होता है कंबाइंड स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इन दोनों की कंबाइंड स्टडी जब हम करते हैं ना, उसको हम कहते हैं जेनेटिक्स।
कंबाइंड स्टडी ऑफ, यानी कि इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? विविधता। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? वंशागति। और वेरिएशन का मतलब है विविधता, विविधता। देखो दो शब्द हैं, दोनों अलग अलग हैं। इनहेरिटेंस का मतलब है कि वो कैरेक्टर जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो समान लक्षण जाते हैं, समान लक्षण, एक जैसे, सेम कैरेक्टर, मतलब एक जैसे कैरेक्टर, सेम कैरेक्टर, यानी कि एक जनरेशन, माना हमने कहा है एक F1 जनरेशन है, यानी फर्स्ट जनरेशन। F1 का मतलब भी छोड़ो, यानी फर्स्ट जनरेशन हमने कहा इसको। एक है पहली जनरेशन, यहां से जो दूसरी जनरेशन आ रही है, उस जनरेशन में जो कैरेक्टर एक जैसे हैं उनको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। सेम कंडीशन यहां भी है कि जो पहली जनरेशन है उससे जो दूसरी जनरेशन है उसमें जो असमानता है, असमानता यानी डिफरेंट, देखो दो चीजें आ गई, दो चीजें आ गई, अलग अलग चीजें आ गई। देखो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट चीज। जेनेटिक कंबाइंड स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को कहते हैं वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है विविधता, यानी कि असमानता। और इनहेरिटेंस यानी जेनेटिक का जो मुख्य जो इसका मतलब है, उसका मतलब है समानता। यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने पर समान गुण और उनमें परिवर्तन, इन दोनों का जब अध्ययन करते हैं, उस अध्ययन को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। आई बात समझ में? आई भाई बात समझ में? प्रभा जी गुड मॉर्निंग। आज बहुत दिनों से जुड़ रही हूँ भाई, कई बार मैं बीच में यहाँ कह चुका हूँ कि प्रभा जी भी एक है जो जुड़ती रहती हैं, इस बीच कहाँ गई, क्यों नहीं जुड़े? क्या रहा भाई ऐसा रीजन कि बड़े दिनों से आप जुड़े हैं? बहुत ही क्लास हो गई आपकी बात। हाँ गुड मॉर्निंग। आप तो रेगुलर जुड़ते थे, क्या रहा ऐसा? पीछे की क्लासें देखना। ओ गुड, तब तो बधाइयाँ आपको भाई, मिठाई बांटो सबको। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खुशखबरी है ये, दीपावली से पहले पहले और नवरात्रि में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मिठाई ज़रूर खिलाना सबको। बहुत बधाई आपको, बहुत ज़्यादा। ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ हो ही नहीं सकती, क्यों? चलो ठीक है, ठीक है, ध्यान रखो दोनों का, दोनों चीज़ के, पढ़ाई का भी और घर का भी, ठीक है, अपना भी। अब हम आज से ही जेनेटिक्स शुरू कर रहे हैं, अभी से, इतना ही शुरू किया है जेनेटिक में कि आनुवंशिकता कहते हैं। आनुवंशिकता का अध्ययन जब हम करते हैं तो उसको आनुवंशिकी कहते हैं। और जेनेटिक आनुवंशिकता किसे कहते हैं? उसको कहते हैं जहां पर हम इनहेरिटेंस और वेरिएशन दोनों का अध्ययन एक साथ करते हैं। ठीक है, हमने कहा विविधता भी है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पर जाने पर, कोई भी जीव का बनने पर, ठीक है, एक जनरेशन से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के आने पर कुछ तो समानताएं आती हैं और कुछ असमानताएं आती हैं। अब वो जो असमानताएं हैं, जो वेरिएशन है, वो क्यों आती हैं? वे बताओ, क्यों तो ये वेरिएशन आता है और क्यों ये इनहेरिटेंस होता है?
समानताएं क्यों हैं, सिमिलरिटी क्यों आती है, क्या कारण होता है कि दोनों में समानता आती है, और क्या कारण है कि दोनों में कुछ परिवर्तन आता है। जल्दी बताओ, यही तो क्वेश्चन आने हैं, क्यों वेरिएशन आता है, क्यों समानताएं आती हैं। बोलो अपने अपने हिसाब से, जिसको जो लगता है, गूगल देवता को छोड़ो, अपने हिसाब से बोलो। जल्दी बोलो। वेरिएशन आने के तो दो कारण हैं। एक है क्रॉसिंग ओवर, दूसरा है म्यूटेशन। ये दो कारण जेनेटिक की वजह से। अरे तो जेनेटिक क्यों, जेनेटिक की वजह से मतलब यही तो पढ़ रहे हैं हम। क्यों हम कह रहे हैं जेनेटिक तो दो प्रकार से है, एक वेरिएशन होता है, एक इनहेरिटेंस। जेनेटिक का मतलब है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन की जब हम अध्ययन करते हैं तो उस जनरेशन में कुछ समानताएं जाती हैं। जैसे नए जैसे बच्चे होते हैं तो कई लोग कहते हैं ना अपने पापा जैसा दिख रहा है, कोई कह रहा है दादा जैसा, कोई कह रहा है मामा जैसा, कोई कह रहा है चाचा जैसा, कोई मौसी जैसा, कोई ऐसा कहते हैं ना। इसका मतलब कुछ करेक्टर उसके दादा जैसे दिख रहे हैं, कुछ करेक्टर नाना जैसे दिख रहे हैं, कुछ मामा जैसे दिख रहे हैं किसी को, कि कुछ उसके अपने व्यक्तिगत भी होंगे, पर्सनल अपने व्यक्तिगत भी रहते हैं, तो वो डिफर हो जाते हैं, वो अपने पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं, वो वेरिएशन आ जाता है। वेरिएशन या तो क्रॉसिंग ओवर के थ्रू आता है या फिर म्यूटेशन के थ्रू आता है। हाँ, म्यूटेशन। म्यूटेशन और क्रॉसिंग ओवर का जो वेरिएशन है, इसमें भी क्या डिफरेंस है भाई, ये क्यों होता है। ये जो विविधता है ये हमेशा चलती है, हमेशा निरंतर चलती है, रेगुलर होती है। एक चीज ये ध्यान रखना कि क्रॉसिंग ओवर से जो वेरिएशन आएंगे वो धीरे 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 करके होते रहेंगे। हाँ, देखो अभी हम यहाँ तक नहीं पहुंचे कविता जी, डोमिनेंसी तक नहीं पहुंचे, अभी हम केवल वर्बली चले। ठीक है, अभी हम कुछ की पॉइंट पढ़ेंगे उनके। डोमिनेंसी का मतलब भी ठीक है, ये तो मेंडल ने दिया, अभी हम मेंडल तक आते हैं। पहले हम केवल अनुमानित बात कर रहे हैं, सामान्य बात, कि जब एक पीढ़ी, जैसे कोई भी, या हमारे बच्चे ले लो, हमारे हमसे हमारे बच्चे पैदा होते हैं तो कुछ सिमिलरिटी दिखती है, कुछ असमानताएं दिखती हैं, कुछ अंतर दिखता है। ऐसा होता है ना, चेहरे का आकार सेम जैसा लगेगा लेकिन रंग परिवर्तन हो जाएगा। ऐसा अगर आप फादर पर देखेंगे किसी बच्चे को, फादर अगर थोड़ा सा डार्क कलर के हैं तो उसका बच्चा अगर बहुत गोरा कलर का है तो इसका मतलब कलर तो नहीं गया ना, उस पर कलर में डिफरेंस आ गया, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है वो अपने फादर जैसा दिख रहा है। तो फादर के जैसा, यानी फादर से इनहेरिटेंस क्या हो गया, उसका स्ट्रक्चर। लेकिन असमानता क्या आ गई उसकी, उसमें जो कलर है। हम इसकी बात करें कि दो चीज क्यों होती है, एक ही होनी चाहिए, या तो फिर सब समान हो जाए वो बिल्कुल, या फिर पूरा चेंज हो जाए। नहीं होता है ऐसा। कोई भी चाहे पेड़ पौधे ले लो, चाहे जीव ले लो, हर कोई अपने पेरेंट्स से कुछ तो मैच करता है, कुछ परिवर्तन होता है। तो इन दोनों के अध्ययन को हम जेनेटिक कहते हैं, कि वो समानताएं भी हैं और उनमें वेरिएशन भी है। वेरिएशन क्यों हो रहा है, क्योंकि जब जब क्रोमोजोम में जब क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो उससे वेरिएशन हो रहा है। किससे हो रहा है वेरिएशन आएगा आपका। और वेरिएशन जो कंटिन्यूअस वेरिएशन चलता है, कंटिन्यू चलता है, हमेशा विविधताएं चलती है, कंटिन्यूअस चलता है, वो क्या है, वो है क्रॉसिंग ओवर। ध्यान देना है, कंटिन्यूअस। म्यूटेशन क्या है, उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन, सडन चेंज।
सडन चेंज, अचानक कोई परिवर्तन आ जाता है, किसी पीढ़ी में परिवर्तन, सारे 2 3 4 पीढ़ी तक सही चल रहा है और सडनली कोई चेंज आ गया, तब जाकर के हम उसको कहते हैं म्यूटेशन। तो दोनों टर्म्स में अंतर इतना है, इसको हम ब्रीफली भी पढ़ेंगे। फिलहाल जेनेटिक के लिए जो क्वेश्चन आपका बनेगा कि अगर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कोई परिवर्तन आ रहा है और वो कंटिन्यूसली विविधता चलती जा रही है, तो वो किसके कारण है? वो क्रॉसिंग ओवर के कारण है। और यदि कोई परिवर्तन आ रहा है, यदि कोई वेरिएशन आता है और सडन वेरिएशन आता है, एक एक 100 पीढ़ी के बाद, 200 पीढ़ी के बाद सडनली कोई चेंज हो जाता है, तो वो किसके कारण आता है? वो म्यूटेशन के कारण। ये 2 चीज समझ गए आप लोग? और जो इनहेरिटेंस है वो किससे हो रहा है? जीन से। ये जीन क्या है भाई? ओके, अब बताओ, जीन वर्ड तो बहुत सुना है आपने, बहुत बोलते हो, बहुत सुना है। हाँ, तो जीन क्या है? आप पहले इनको जानना जरूरी है और इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे। ऐसा नहीं होगा कि सीधे आपके लिए ऐसा क्वेश्चन आ गया कि बिल्कुल टिश्यू कल्चर का ही क्वेश्चन आ गया, वो भी आएगा एक आध क्वेश्चन, लेकिन 2 एक क्वेश्चन यहाँ से भी आएगा और उस क्वेश्चन का बेस भी यहीं से बनेगा। सीधे लैम्ब्रुस क्रोमोजोम का क्वेश्चन आ जाएगा, तो लेकिन इनहेरिटेंस, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, बिल्कुल सही, ठीक है। वंशागति की इकाई, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। अब ये होता क्या है भैया? जीन, जीन को साधारण पार्ट्स में आप क्या कहोगे? कहाँ है, क्या है, कौन सी चीज है जीन? जैसे हमने कहा हाथ क्या है भाई, ये हैंड है, ये क्या है? ये हमारी बॉडी का एक पार्ट्स है, फोर लिम्स, एक भाग है कह दिया हमने। जैसे उंगली क्या है? उंगली क्या है? ये हमारी हाथ का एक एक पार्ट्स है। ऐसे ही हम कह रहे हैं जीन क्या चीज है, क्या समझते हो आप लोग? क्या कहोगे जीन को? एक तो हमने चलो कह दिया यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस वंशागति की इकाई है, ठीक है क्या? ये कहाँ पर है? कहाँ पर है? कहाँ पाया जाता है मतलब? कहाँ पाया जा रहा है? अरे जाम क्यों हो गए, बोलो। देखो, ये जो जीन है ये क्रोमोजोम में पाया जाता है, माना ये क्रोमोजोम है। यस, चंद्रा जी गुड, क्रोमोजोम है। इस क्रोमोजोम के अंदर ये क्या है? ये डीएनए, जीन क्रोमोजोम में बढ़ जी, ठीक है, यहाँ है, उसके अंदर ये डीएनए है। इस डीएनए के जो छोटे छोटे पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स डीएनए का, देखो जीन को हम क्या बोल सकते हैं? एक डीएनए बोल सकते हैं। जीन एक डीएनए का एक भाग है जो एक प्रोटीन का निर्माण करता है, स्पेसिफिक प्रोटीन, और वो प्रोटीन किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऐसा बोल सकते हैं। डीएनए कहाँ पर, जीन कहाँ पर है? क्रोमोजोम के अंदर, ठीक है। क्रोमोजोम के अंदर पाए जाने वाला डीएनए का एक भाग है जीन। ये है एक जीन, माना हमने ये कहा, इतना भाग, ये है जीन।
और ये जीन जो है ये एक स्पेसिफिक प्रोटीन का निर्माण कर रहा है। वो प्रोटीन किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको हम जीन पर्टिकुलर चीज के लिए। जैसे हमने कहा एक फूल का रंग लाल है माना, तो ये जो कलर है, ये जो जीन है यहाँ पर, ये जो जीन है ये लाल रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रेड रंग, रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ऐसे प्रोटीन का निर्माण करता है जो प्रोटीन रेड कलर को शो करे, तो उसको हम इसका जीन कहेंगे। ठीक, जीन क्या करेगा, किसी भी करेक्टर को नियंत्रण करने के लिए, किसी भी करेक्टर को नियंत्रण करने के लिए, उसको अपने कंट्रोल में करने के लिए, कोई भी करेक्टर डिफरेंट, जितने भी हमारे पास अलग अलग करेक्टर के लिए अलग अलग जीन, उस करेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक प्रोटीन का निर्माण। ठीक, डीएनए का वो भाग, डीएनए का वो पार्ट जो किसी पर्टिकुलर करेक्टर को कंट्रोल करने के लिए प्रोटीन का निर्माण करता है, उसको हम जीन कहते हैं। भाई डिफरेंट तरीके से ये बात आ गई है, समझ गए होंगे आप लोग। कहाँ पर पाया जाता है, गुणसूत्र में, क्रोमोसोम में पाया जाता है। तो ये जो जीन है ये यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, ठीक है, डीएनए का एक भाग है, या ये कह सकते हो। अब डीएनए क्या होता है भाई, डीएनए क्या चीज है, जल्दी बताओ सभी सब। डीएनए हमने कहा व्हाट इज डीएनए, डीएनए क्या है, थोड़ा बायोलॉजिकल आंसर। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड है ना, तो यही चीज हम भी कहते हैं, जीन क्या है, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड का एक स्टैंड है, न्यूक्लियोटाइड स्टैंड या क्रम कह लो उसका, न्यूक्लियोटाइड का एक क्रम, सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। समझ रहे हो बात, जीन यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, और क्या है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। कहां पर पाया जाता है, कहां पर पाया जाता है, क्रोमोजोम। कहां पर पाया जाता है, क्रोमोजोम के अंदर। तो डीएनए का एक पार्ट्स ऑफ डीएनए, एक छोटा सा कोई टुकड़ा है डीएनए का, एक टुकड़ा, जैसे ये कहते हैं ये एक जीन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये डीएनए का एक टुकड़ा है, उसको हमें जीन कहते हैं। जीन क्या है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ही है। समझिए बात, तो ये पूरा हमारा इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये दोनों चीज हमारे वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल, इनकी जिक्र हम करें, ठीक है। और जेनेटिक में जो सबसे ज्यादा शब्द यूज होता है, या जो साइंटिस्ट का नाम यूज होता है, कौन है, फादर ऑफ जेनेटिक किसको कहोगे, मॉडर्न जेनेटिक, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक, मेंडल को, ठीक है, मेंडल को कहेंगे, कविता जी, वेरी गुड, ग्रेगर जॉन मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक हो गए, ठीक। अब जेनेटिक शब्द का प्रयोग किसने किया सबसे पहले, ओके राव जी, बिल्कुल सही क्वेश्चन। अब दूसरा बनता है, ये तो सब जानते हैं, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ग्रेजुएशन एमएससी तक कि फादर ऑफ जेनेटिक ग्रेगर जॉन मेंडल। जेनेटिक वर्ड का यूज सबसे पहले किसने किया, मैंने लिखा है ये कहीं पर, ये आया देखो, जेनेटिक फादर ग्रेगर जॉन मेंडल, हाँ दैट्स, ठीक है। जो सबसे पहले जेनेटिक शब्द का प्रयोग किया, वो किया वर्टसन,
1905। ठीक, अब बात आती ग्रेगर जॉन मेंडल 1856 से 63। ये जो लिखा हुआ है ये रहा जब इनका एक्सपेरिमेंट हुआ। एक्सपेरिमेंटल ईयर 1856 से लेकर 63 तक एक्सपेरिमेंटल ईयर है। ठीक है, हाँ, और 22 से 84 तक इनका 1822 से 1884 तक इनकी लाइफ साइकिल, मतलब ये जीवित रहे। 56 से 63 तक इन्होंने इस पर काम किया। खैर इन चीजों के बारे में ज्यादा आता नहीं है, इसको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ये एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बायोलॉजी में मैथमेटिकल पोर्शन को ला दिया। ठीक, दो चीज तो याद रखनी है, फादर ग्रेगर जॉन मेंडल और वर्ड किसने यूज किया, बैटसन ने किया 1905 में। अब हम बात कर रहे हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बायो जैसी चीज पर मैथमेटिक को ऐड कर, मैथमेटिक्स हो गया, जेनेटिक को एक मैथमेटिकल पोर्शन। लेकिन जब इन्होंने काम किया तब इनके काम को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई, इनके काम को नहीं लिया गया, क्योंकि ये एक स्टेट के छात्र रहे थे, स्टैटिक्स के स्टूडेंट हैं, तो बायो में इनको ज़्यादा ऐसा सुना है मैंने कि ये नहीं किया। लेकिन ये तीन साइंटिस्ट हैं बाद में 1990 में, कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डिब्रीज, एरिक वॉन सर्मैक, इनका नाम आने लग गया है। अब कई बार ये नेट पिछले 1-2 साल के पेपर में नेट में मैंने ये क्वेश्चन देखा था, इसलिए मेंशन किया है कि मेंडल को हाईलाइट करने में कौन से साइंटिस्ट का रोल है। तो ये तीन साइंटिस्ट हैं, कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डिब्रीज, एरिक वॉन सर्मैक। इन तीनों ने ग्रेगर जॉन मेंडल के डेथ के बाद उनके जो काम था उस काम को आगे बढ़ाने का काम किया, देखा उसका, देन उसके बाद इनके काम को हाईलाइट मिली इन तीनों को। देख लेना, इस नाम को याद कर लेना, बहुत ज़्यादा नहीं, ये क्वेश्चन एक आध जगह आया है इसलिए मैंने मेंशन किया है, कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डिब्रीज और एरिक वॉन सर्मैक। ठीक है, इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा देखना है। जीन हमने देख लिया, जीन की बात हमने कर ली। कुछ देखो, अब यहां तक आ गए। अब जब हम जेनेटिक की बात करेंगे तो जेनेटिक के कुछ जो कीवर्ड हैं हम उनको देखेंगे। कुछ, हालांकि जीन वर्ड मेंडल ने उसको यूज नहीं किया, उन्होंने जीन की जगह फैक्टर को यूज किया था, ध्यान देना, लेकिन था वो जीन ही है, उसकी जगह उन्होंने फैक्टर को यूज किया। अब बात आती है एलील। सबसे पहली बात देखो, वेरिएशन आप समझ गए, क्रॉस की बात आएगी सबसे पहले, फर्टिलाइजेशन। जब क्रॉस होगा तब क्या होगा, क्रॉस, जब भी कोई स्पीशीज के बीच में हम क्रॉस कराएंगे तो एक मेल और एक फीमेल, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम यहां पर बात करें, मेल और फीमेल दो गैमेट को लेंगे हम, उन दो गैमेट्स में हम क्रॉस कराएंगे। क्रॉस इसलिए कराएंगे क्योंकि हमको दो मेल और फीमेल दो अलग अलग लक्षण, लेकिन ध्यान रखना जब भी क्रॉस होगा उन दोनों में से दोनों का केवल एन सेल ही हम लेंगे, यानी सिंगल। और जब कोई एलील की हम बात करेंगे तो एलील का क्या मतलब होता है, किसी एलील को अगर हम ले रहे हैं तो एलील का क्या मतलब होगा,
एलिल्स किसे कहेंगे हम? एलिल का क्या मतलब होता है? एलिल्स का मतलब होता है किसी एक जीन के दो डिफरेंशिएशन, एक जीन के दो पार्ट, दो रूप, एक लक्षण। जैसे हमने कहा करेक्टर, हम किसी करेक्टर को लेंगे, उस करेक्टर के दो दो रूप, जैसे एक जीन के दो, यानी 0 2 वाला, हाँ, दो रूप, उसको हम एलील कहते हैं। कैरेक्टर क्या है? माना कि हमने कहा हाइट, ऊंचाई, या कलर, या रंग कहा हमने, जैसे ठीक है, फ्लावर का कलर, ये कहा, कोई भी चीज के, कोई फूल का रंग। तो एलील क्या होगा? अगर हम हाइट की बात करें, माना हमने कहा टॉल और ड्वार्फ, ये दो, तो इसके दो रूप, एलील मतलब दो रूप। हाइट के लिए अगर हम एक टी को यूज कर रहे हैं, या एच को यूज कर लो, एच को यूज कर रहे हैं, तो यहां स्मॉल है, तो ये दो अलग अलग एलील हमारे पास आ गए। एक जीन के दो अलग अलग प्रकार, उनको हमने दो एलील कहे, ठीक है। इनके न्यूक्लियर, अब ये जो एलील अलग अलग होते हैं, ये दो अलग अलग हैं, एक कैपिटल और एक स्मॉल एच है, तो इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होगा? अंतर क्या होगा? अंतर क्या होगा? इन दोनों के न्यूक्लियोटाइड के क्रम में चेंज होगा। किस में चेंज होगा? न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड में चेंज होगा, इतना ध्यान रखना। न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसिंग, यानी क्रम, सीक्वेंसिंग में चेंज होगा, जिस कारण से ये दो बिहेव शो करेंगे अलग अलग। अब उस बिहेव को हम क्या कहते हैं? एक को हम, माना हमने इसको कह दिया डोमिनेंट, और इसको कह दिया हमने रिसेसिव। क्यों क्यों होगा ये डोमिनेंट, क्यों होगा ये रिसेसिव? ये डोमिनेंट क्यों होगा, ये रिसेसिव क्यों होगा? डोमिनेंट कौन होगा? डोमिनेंट कौन होगा? देखो, हमने क्या कहा, एक करेक्टर है, करेक्टर क्या था? हाइट। चलो इस कलर से आपको कंफ्यूजन होगा तो इसको हटा दो। देखो, करेक्टर एक है हाइट, जिसके लिए दो एलील हैं, एक स्मॉल, एक कैपिटल एच और एक दूसरा स्मॉल है। अब इन दोनों का बिहेवियर अलग अलग होगा। क्यों होगा? क्योंकि इनका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस अलग है। जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डोमिनेंट का होगा, इसका मतलब ये हाइट के लिए एक फंक्शनल एंजाइम को सिक्रीट करेगा, फंक्शनल एंजाइम को सिक्रीट करेगा, और ये जो है उस फंक्शनल एंजाइम को सिक्रीट नहीं करेगा, नहीं करेगा, ये उसको सिक्रीट करेगा। इसलिए हाइट बढ़ जाएगी और यहां पर हाइट कम रहेगी। जब भी हम डोमिनेंसी और रिसेसिव की बात करेंगे, तो कोई भी कैरेक्टर डोमिनेंट हो सकता है, कोई भी रिसेसिव, लेकिन वो होगा डोमिनेंट जो उस फंक्शंस को, यानी उस हाइट के लिए एक एंजाइम को सिक्रीट करेगा, प्रोटीन को सिक्रीट करेगा। एंजाइम कह लो या प्रोटीन कह लो, एक ही बात। ठीक है भाई, समझ गए यहां तक? क्लियर? इसके आगे हम कल इसको देखेंगे, थोड़ा पढ़ के हम। ओके, ओके, थैंक यू।